नमस्ते दोस्तों, एनर्जी इकोस पे आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ में अपनी CSI और UGC नेट की जर्नी शेयर कर रही हूँ। ये कोई टीचिंग वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक जर्नी का वीडियो है। जो इस जर्नी में मेरा पहला टॉपिक है वो होगा मैथमेटिकल साइंस का डायमेंशनल एनालिसिस। आई नो मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो मैंने सीखा है वो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। और यदि कोई गलती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने सीखा है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम NU के रूप में डिनोट कर सकते हैं, जिसमें N जो होती है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है। और जो U होता है उसकी ये होती है यूनिट वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को मिला के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक छड़ ली है 1 मीटर लंबी, तो जो इसमें 1 है ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है और मीटर जो है इसकी यूनिट वैल्यू है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि जो हमारी NU की वैल्यू होगी वो भी कांस्टेंट होगी। तो इस हिसाब से जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वैल्यू के बराबर होगी। अब इसका क्या मीनिंग है, इसमें मैंने समझा है कि जैसे मान लो 1 मीटर की छड़ है, अगर हम 1 मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो कितना होगा, 10⁻³ किलोमीटर। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यानी कि हम इसमें देख रहे हैं अगर हमारी न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी यूनिट जो है वो कम हो रही है, और यदि हम देख रहे हैं अगर न्यूमेरिक वैल्यू कम हो रही है तो यूनिट वैल्यू बढ़ रही है। यूनिट्स को 3 भागों में बांटा गया था पहले। तो उसके अंदर सबसे पहले थी फंडामेंटल यूनिट्स। सेकंड थे हमारी डेराइव्ड यूनिट्स, और थर्ड थी हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, इसके अंदर तो एक तो आता था रेडियन और दूसरा आता था स्टेरेडियन। अब इन दोनों को सप्लीमेंट्री यूनिट्स को अलग से सप्लीमेंट्री यूनिट्स ना कंसीडर करके इनको डेराइव्ड यूनिट में हमने मिक्स कर दिया। मिक्स ऐसे मतलब डेराइव्ड यूनिट में ही हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को स्टडी करते हैं और फंडामेंटल यूनिट्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट है वो किसी भी ऐसा ही यूनिट है, कोई भी अपनी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, उसकी एक ईंट की तरह काम करती है। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी होती है ईंट, उसी को एक के बाद एक साथ में जोड़ के हमारा होता है घर दीवार या जो हम जो भी बनाना चाहते हैं वो बनती है। यानी कि उसकी जो इकाई होती है फंडामेंटल यूनिट होती है एक ब्रिक की तरह। अब हमने इसमें फंडामेंटल यूनिट में हमने 7 जो है वो यूनिट को पढ़ा है। 7 यूनिट कौन कौन सी है फंडामेंटल? एक है अपनी मास, दूसरा है लेंथ, टाइम, नेक्स्ट मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, एक है टेम्परेचर, ठीक है। और 7वीं मैंने पढ़ी थी लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब ये 7 जो है फंडामेंटल यूनिट किसी भी यूनिट के निर्माण में बनाने में एक यूनिट की तरह काम करती है, ठीक है। इन्हीं 7 यूनिट से मिलकर हमारा जो होता है कोई भी यूनिट बनती है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। इन फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके जो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके जो यूनिट बनती है उसको हम क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। यूनिट्स जो इनका निर्माण होता है वो फंडामेंटल यूनिट से होता है। डेराइव्ड यूनिट है, मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। पहले हम इसको MLT के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम सब जानते हैं, 11th में हम सब ने पढ़ा है। MLT के फॉर्म में लिखते हैं,
किसी भी यूनिट होता है, अगर इसके अंदर हमारा करंट ऐड हो गया तो फिर MLT के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं अल्फ़ा बोल देती हूँ। तो ठीक है, मैं डिराइव्ड यूनिट का मैं जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ। और सबसे जैसे मुझे हार्ड लगता था ना, जो वो लगता था वोल्टेज, उस टाइम में भी, और अभी भी मैं भूल जाती हूँ। एक रेजिस्टेंस और करंट को तो हम जानते ही हैं। ठीक है, अब जो इनकी जो यूनिट्स है वो मुझे हार्ड लगती थी। करंट की यूनिट लेते हैं, करंट की यूनिट अपनी होती है एम्पियर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहे तो M0, L0, T0 और A1, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब हमें डिराइव करनी है इसकी वोल्टेज की यूनिट, तो V का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, W/Q। W है इसमें ML2 T - 2, यही होता है, और Q का होता है AT। अब ये कैसा है, ठीक है, अब Q होता है Q = ये मैं अलग से लिख लूँ, IT होता है, तो I को हम एम्पियर कहते हैं, टाइम का T होता है, और जो वर्क होता है, वर्क का होता है F/x, F होता है M/A.x, M का M, और एक्सेलरेशन का L/t - 2 हो गया, और जो अपने डिस्प्लेसमेंट होता है उसका हमने L ले लिया, तो ये ML2T - 2, ये अपने वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, और ये Q हो गया। अब हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ML2T - 3 एंड A1, ये अपना वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब हम ऐसे ही R का निकाल सकते हैं, जैसे हमें सबको बताया V = IR होता है, तो R क्या होगा, V/I। तो अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं ML2T - 3, A की पावर 1 और नीचे है A, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, यहाँ पे A की पावर -1 आएगी, सॉरी -1 आएगी, तो इसका हम सॉल्व करेंगे ML2T - 3 और A-2 हो गया। ये हमारा हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अगर हमें इसकी यूनिट लिखनी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो R की यूनिट हो जाएगी M यानी मास, मास को हम SI पद्धति में क्या कहते हैं, kg, L है लेंथ, लेंथ को मीटर स्क्वायर, सेकंड -3, और एम्पियर का एम्पियर ही बोलते हैं, -2, इसकी यूनिट हो गई ये। V की डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया, R का डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया, और इससे हमने इसकी यूनिट भी लिख ली। इसी तरीके से हम V की भी यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना कैपेसिटेंस। ये मुझे काफ़ी टफ लगता था। ठीक है, एक हमने ले लिया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में वोल्टेज। जैसे कि हम जानते हैं चार्ज जो होता है, चार्ज का फॉर्मूला मतलब डायमेंशनल फार्मूला होता है A/T, और वोल्टेज का होता है, अभी जैसे हमने पीछे निकाला है M1L2T - 3 A-1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला। तो इसकी यूनिट क्या होगी, kg - 1 M-2, सेकेंड का 4, A का 2। ये इसकी हमारी हो गई यूनिट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फैराडे, ये कह सकते हैं ना। तो ये हमारी होगी डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट में इसके कुछ होती हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी की। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाली यूनिट्स होती है ना, वही ऐड और सब्ट्रैक्ट की जाती है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। वैलिड फॉर्मूला होगा, जो वैलिड फॉर्मूला होगा उसके अंदर जो LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो बराबर होगा। तो हमारे ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो सबसे पहला एग्जांपल है V = U + AT। ये वाला फॉर्मूला हम सब जानते हैं, जिसके अंदर जो गति की 3 समीकरण में से सबसे पहला समीकरण ये है। ठीक है,
अब फाइनल वेलोसिटी वो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा LT-1, अगर इसका देखा जाए तो LT-1 इनिशियल वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन LT-2 एंड T माइनस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो LT-1 प्लस LT-1। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है जो सेम डायमेंशन फॉर्मूला वाले जो क्वांटिटीज़ है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट की जाती है। यानी कि देखो अगर यू का डायमेंशन फार्मूला देखें तो LT-1, अगर हम इसका ओवरऑल डायमेंशन फार्मूला देखते हैं तो LT-1 होता है इसका भी। तो ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट की जाती हैं, ठीक है। ये हमारी पहली जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। और अगर हम इसी में ही देखें तो लास्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। एक वैलिड फार्मूला हमारा बताया गया है, उसके लिए LHS = RHS होता है। यानी कि जो इसका डायमेंशन फार्मूला का LHS LT-1 और RHS LT-1, ये दोनों के दोनों इक्वल है। अब हमारा थर्ड वाला है, ये तो हमारे से सीधे याद रखने का है। लोग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप कुछ एक एग्जांपल और देती हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस G होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन फोर्स का, तो होता है G(m1m2/r²). ये तो सबको ही पता होता है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसकी यूनिट निकाल दें, G=F/m1m2 × अब F को हम न्यूटन में लिख सकते हैं। फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन में होती है, सबको पता है, मीटर²। और ये है अपना मास का हो जाएगा kg²। ये तो हमें डायरेक्ट यूनिट होगी। अगर हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mLT-2 मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा, इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन रहती है, L2, और ये हो जाएगा m2। मीटर है और ये मास है तो इसका L² होगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो m-1 L3T-2 अपने ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब हम ऐसे ही प्लांक कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। क्या होता है? h होता है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, सबको ही पता होगा, E=hν। यहाँ पे जो h है वो फ्रीक्वेंसी है, फॉर्मूला E/ν। E का होता है mL2T-2, ठीक है, और ये होता है T-1, क्योंकि हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/m में टाइम होता है, ठीक है। h = mL2T कितना होगा? -2 वो कर जाएगा T-1, तो अपना h का होगा। अगर हम इसका यूनिट निकालते हैं तो हम यूनिट का ऐसे भी निकाल सकते हैं, kg/m²/s²। तो ये नॉर्मल होगी। जैसे h =E/ν है ना, तो E एनर्जी को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल, और ये इसका T ऊपर जाएगा तो जूल सेकंड, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb। अब इसकी मैं यूनिट निकालती हूँ, मुझे सबसे इजी लगता है। ये फॉर्मूला तो पता ही होगा सबको, mL2T-1 = इसको तो हम लिखेंगे नहीं, नेगलेक्ट कर देंगे। Kb का हमें पता नहीं है, T है। अब Kb की हो जाएगी T-2 है, L2T-2, और ये हो जाएगा T-1। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की हो जाएगी mL2T-3 होगी ना। ये अपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। अब यूनिट है ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट में मास को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को मीटर² और टाइम को सेकंड से, ठीक है, (2) ये हमारे इसकी यूनिट हो गई। आज मैंने ये समझा, ठीक है। अभी हमारी जो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने यूनिट्स को समझा, इसकी स्टार्टिंग फेज की, इसकी फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन और स्टेरेडियन, ये जो होते हैं वो यूनिटलेस होते हैं। हमने फंडामेंटल यूनिट्स देखी, ठीक है। अब इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी,
ये देखा है। यूनिवर्सल कांस्टेंट के थोड़े बहुत एग्जांपल देखे, जैसे कि अपने ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ऐसे तो मैंने सिर्फ 3 के ही लिए एग्जांपल, हम ऐसे बाकी सबके ले सकते हैं। अपने परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एवोगाड्रो नंबर है, मतलब इन सब के है ना हम यूनिट्स वगैरह निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, हमारे डायमेंशन फार्मूला और यूनिट्स का हमारे क्या यूजेस है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, यूजेस देखेंगे। तो ऐसे ही मेरा पहला वीडियो, तो इसमें मेरी काफ़ी कुछ गलती भी हो गई होंगी, वीडियो रिकॉर्ड करने में भी गलती हो गई होगी, बोलने में भी गलती हो गई होगी, और शायद जो कंटेंट है जो मैंने सीखा है उसमें भी कुछ गलती रह गई होगी। अब मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी अपने आप को। तो अब तब तक के लिए आप मेरे, नहीं मैं सब्सक्राइब वगैरह के लिए तो नहीं कहूँगी, पर मैं सपोर्ट के लिए कहूँगी। ठीक है, सपोर्ट किस वे में, कि जैसे जो मुझे सीखना हो, आगे मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, इस टॉपिक में मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या क्या इसमें और पढ़ना चाहिए, आप मुझे वो बता दीजिए। जो गलती हो वो बता दीजिए, या फिर किसी चीज़ में क्या चीज़ छूटा है वो बता दो, या फिर मेरी क्या स्टडी पैटर्न होना चाहिए वो बता दो। अगर स्टडी पैटर्न में कोई गलती है तो बता दो। मतलब कुल मिला के मुझे इम्प्रूव करने में मदद करो। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो CSI या नेट की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो अगर मुझसे उन्हें कोई हेल्प मिलती हो तो ये अच्छी बात है। ठीक है, और कई जो लोग हैं वो क्लियर भी कर चुके होंगे, कई टीचर्स भी होंगे इसमें, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी करो। बाकी मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने अपना फर्स्ट वीडियो है डायमेंशनल एनालिसिस मैथमेटिकल फिज़िक्स का, वो मैं शेयर किया। अभी इसका आधा ही पार्ट शेयर किया है, बाकी आधा मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो फिर कीजिएगा अपने आइडियाज़ और व्यूज़ देके। ठीक है, बाय।